मॉर्निंग एवरीवन। मैं भी आर.एस. श्रीवास्तव रमानी इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। रमानी इंस्टीट्यूट में आपको एनसीईआरटी बेसिक फाउंडेशन के तहत हम यहां पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सेक्शन जो है इसमें इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम 9th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर और बेसिक फाउंडेशन के तहत यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हमको कवर करना है। एनसीईआरटी सोल्यूशन फॉर क्लास 9th इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर पालमपुर गांव के बारे में, एक गांव का स्ट्रक्चर क्या होता है, गांव के बारे में हमको समझना है, क्या चीज़ें हैं, लोग किस फील्ड में कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों को हमें वहाँ पर देखना है। एनसीईआरटी एक्चुअली क्या है, हम जहाँ तक हमारा अनुमान है, एनसीईआरटी एक बेसिक फाउंडेशन है और बेसिक कह सकते हैं आपके क्या कहते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं एग्ज़ाम का जो सेशन है उसमें कहीं ना कहीं बेसिक स्टैंडर्ड से लेकर स्टैंडर्ड चीज़ों को कवर कर रहा है। इसलिए हमको एनसीईआरटी को एक बेस बनाना है। बेस इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ऐसी छोटी छोटी लाइनें हैं जो हमको कहाँ एग्ज़ाम में वहाँ पर क्या होता है वो चीज़ें हम कवर अप नहीं किए होते हैं। इस वजह से हमारे वहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाते हैं। हम यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी आप खुद सेल्फ पढ़ सकते हैं, मगर उनमें जो बेसिक की वर्ड हैं जहाँ पर हमको आपको एक समझाने वाली चीज़ें आएंगी, हम उसको आपको कवर अप कराएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। एक पालमपुर जो एक काल्पनिक गांव है, ऐसा नहीं है, कोई हो सकता है आपके इंडिया में कोई पालमपुर गांव हो, ठीक है, मगर हम यहाँ पर इस गांव के परिवेश में रहने वाले लोगों की वेशभूषा, उनके रोजगार या फिर किस तरह से वो कैसे जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे और कैसे एक गांव का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन के संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। देखिए यहां पर जो है उद्देश्य जो है उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन से संबंधित जैसे कोई चीज जो प्रोडक्शन की जाती है उसमें एक्चुअली क्या होता है, बेसिक 4 चीजों की जरूरत होती है, मगर हमें यहाँ पर एक एक करके चीजों को कवर अप करना है। जैसे उत्पादन से संबंधित कुछ मूलभूत विचार प्रस्तुत कराना है, जिसके तहत हमने क्या लिया है, एक पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। एक्चुअली क्या है, देखिए एक्चुअली जब कोई भी प्रोडक्शन कोई चीज होती है, प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर होता है। पहला फैक्टर होता है लैंड, तो यहाँ पर पहली फैक्टर लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। मगर यहाँ पर सबसे पहले हम लैंड एरिया को कवर कर रहे हैं। क्या बताया है इसने कि मुख्य क्रिया जो क्या कहते हैं, पालमपुर में खेती एक मुख्य क्रिया है। एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं हैं जैसे लघु स्तरीय, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल लोग एग्रीकल्चर में ही डिपेंड है, केवल और केवल कृषि पर ही डिपेंड है, ऐसा नहीं है। पालमपुर में जो खेती है वो एग्जैक्टली क्या है, काफी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोला जा रहा है मुख्य क्रिया। जबकि कई अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग छोटे छोटे स्तर पर लोग कर रहे हैं, डेयरी पशुपालन कर रहे हैं जिसमें डेयरी उत्पादन हो रहा है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सीमित स्तर पर की जा रही है, वो भी लिमिटेड छोटे स्तर पर किया जा रहा है। क्योंकि एक गांव है, कोई वो शहर नहीं है, तो गांव स्तर पर देखिए सारी चीजें दिखेंगी मगर एक छोटे स्तर पर दिखती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि, ठीक है। संसाधनों की आवश्यकता, देखिए क्या होता है, उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के, थोड़ा सा लाइनों को एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या करना है, पढ़ना है, उसको उस पर समझ एक बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि हमको ऐसे कहानी इसको पढ़ लेना है, ये नहीं है।
एनसीईआरटी हमको जब पढ़ना है तो उस लाइन को समझते हुए चलना है। देखिए कितना सही लाइन यहां लिखा हुआ है, इस उत्पादन क्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछा जाए, मान लो जो एनसीईआरटी या किसी में क्वेश्चन आता है कि उत्पादन के लिए केवल लैंड की जरूरत होती है, तो क्या होगा, वो ऑप्शन में गलत हो जाएगा। मगर विभिन्न क्रियाओं की संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस की, मानव निर्मित वस्तुओं की, मानव प्रयास की और पैसों की, मुद्रा की, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होता है कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन पालमपुर की कहानी से हमें विदित होता है कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादित करने के लिए, जैसे हम जो चीज प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं उसके लिए उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। जो भी इच्छित चीजें, जो भी हम चाह रहे हैं उसको अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें किस तरह के विभिन्न विभिन्न संसाधनों की जरूरत पड़ती है। ठीक, आगे देखते हैं। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव है रायगंज, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए ये सब कहानी है, ये कीवर्ड नहीं थे। जहां पर कीवर्ड है हम उन चीजों को अंडरलाइन करते चल रहे हैं और उन वर्डों पर थोड़ा सा हमें क्या करना है, थोड़ी सी अपनी समझ को क्या कहते हैं, थोड़ी सी वहां पर अपने आप को रोकना है और फिर उसको हमको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, एक समझ उस पर देखना है कि एग्जैक्टली ये लाइन कहना क्या चाह रही है। ठीक, चलिए। रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज से और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के देखिए इसमें चित्र में दिखाया गया हुआ है, ये चीजें क्या है, लदी हुई गाड़ी जा रही है, ठीक है। जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा गाड़ी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक आदि देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लोग, लगभग 450 परिवार रहते हैं। जो गांव का स्ट्रक्चर है, गांव में रहने वाले लोगों की संख्या है 450 लोगों की है। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के। देखिए यहां पर एक तरह से भूमि का बंटवारा किया गया है कि जो गांव का एरिया है उसके लिए जो भूमि है उसमें बता रहा है क्या चीजें, इसमें बता रहा है कि बताने का प्रयास ये किया जा रहा है कि जो मैक्सिमम जमीन है, भूमि के स्वामी है, वो किसमें है, उच्च जाति के हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम एरिया जो कवरअप है, मान लीजिए इतना एरिया से ज्यादा कवरअप किसका है, वो उच्च जाति के लोग, मतलब जो क्या कहते हैं, सबड़ कास्ट के या वो लोग हैं, उनके पास ज्यादा जमीनें हैं। जिसमें से कुछ बहुत बड़े हैं और ईंट के सीमेंट, सॉरी जाति 80 परिवार हैं, उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। जैसे जो बड़ी जाति है उनके बारे में बता रहा है, उनके जो मकान है वो भी क्या है, सीमेंट के और पक्के मकानों से बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 है। मतलब 1/3 पॉपुलेशन क्या है, वो क्या है, वो छोटी जातियों की है। वह गांव में एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिसमें कुछ मिट्टी और कुछ फूस से बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। मतलब कुछ लोगों के वहां पर जो छोटी जाति के लोग हैं उनके पास, कुछ लोगों के पास जमीनें हैं, कुछ लोगों के पास जमीनें नहीं है। और खासी का घर भी जो है किसी का ठीक है, किसी का
नहीं ठीक है। ये देखिए एक तरह से गांव के बारे में ये एक तरह से बताने का प्रयास कर रहा है। जैसे गांव ऐसा नहीं है सब लोग देखे नहीं है, देखे तो हैं सब लोग, मगर इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग समझाने का प्रयास कर रहा है कि गांव का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं। जो भी नलकूप जो आपके क्या कहते हैं मशीनें लगी हुई है पानी के लिए, वो बिजली से चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। वहां पर जो हमारा जो स्कूल जो गांव का स्ट्रक्चर है उसमें 2 क्या है, 2 प्राथमिक स्कूल है, एक हाई स्कूल है और एक छोटा हाई स्कूल भी है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और निजी औषधालय है। निजी मतलब प्राइवेट, मतलब एक मेडिकल स्टोर टाइप का कह सकते हैं, वो भी है। और राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है वो भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो एक तरह से एक गांव 450-500 लोगों के बीच में देखिए क्या क्या चीजें सरकार के द्वारा या चीजें, वहां पर 2 प्राइमरी स्कूल है, ठीक है और जूनियर हाई स्कूल भी है। साथ ही साथ गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सीएससी जिसे कहते हैं, और एक निजी औषधालय मेडिकल टाइप में भी आपकी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। देखिए इसके बारे में जो भी हमने यहाँ पर स्टडी किया उसमें क्या बताया जा रहा है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। मतलब इस स्टडी के बाद में हमको क्या पता चल रहा है कि वहां पर एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य केंद्र, सारी चीजें क्या है, ठीक ठाक है। इन सुविधाओं की तुलना में अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। मतलब ये जो चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, अगर हम गांव में रहते हैं तो क्या वो चीजें भी यहाँ हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, एक तरह से ये बता रहा है। आप उसको अंडरस्टैंड करके मतलब इस से एनालिसिस करके देखिए क्या आपके वहां पर वो चीजें हैं या नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव से विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। ठीक है, तो भारत में गांव का जो खेती का उत्पादन प्रमुख गतिविधि है वो तो है, सही है। अगर देखिए क्वेश्चन भी बन सकता है बड़े आराम से, ये लाइन, भारत में गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है या नहीं है। अगर डाल दिया जाए केवल तो वहां पर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि, नॉन एग्रीकल्चर की जैसे कहते हैं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। ठीक है, तो केवल भारत में अगर देखिए यहां पर एक क्वेश्चन टाइप में बन रहा है, भारत में गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि, प्रमुख तो है मगर केवल है नहीं है। केवल नहीं है क्योंकि कृषि और एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर मतलब ये देखिए गैर कृषि और कृषि, ठीक है, दोनों चीजें हैं। तो कृषि के अंतर्गत एग्रीकल्चर आता है और जैसे लघु विनिर्माण है, परिवहन है, दुकानदारी है, ये शामिल है। तो दोनों चीजें पाई जाती हैं, एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर एक तरह से भारत के गांव में पाया जाता है। तो एक तरह से जब भी अगर स्टेटमेंट देखिए केवल आता है, यूपीएससी यही सब हम लोगों से बेसिक बहुत छोटी चीजें हैं जो गलती कराती हैं। जैसे हम मान लो गांव नहीं देखे, हम शहर के हैं, ठीक है, तो वहां पे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि क्या मतलब भारत के गांवों का जो एरिया है वो केवल और केवल कृषि उत्पादन पर डिपेंडेंट है, तो वो स्टेटमेंट अगर हम सही मार देंगे तो क्या होगा, वहां पर वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, भारत के गांव की खेती उत्पादन का प्रमुख गतिविधि तो है, साथ ही साथ उसमें अन्य जो है गैर कृषि क्रियाएं भी होती हैं, जैसे ये चीजें हैं, विनिर्माण है, परिवहन है, दुकानदारी है, आदि क्रियाएं भी शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए एनसीईआरटी से हमें कैसे कैसे कहां से कीवर्ड ऐसे मिल रहे हैं जहां से हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक अच्छे से बिल्डअप करना है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। ठीक, चलिए, तो यहां तक हमने इन चीजों को देखा, जो काफी कुछ चीजें मिली कि उत्पादन के लिए हमें क्या है, कुछ बारे में पता चला। ठीक है, एक गांव का स्ट्रक्चर कैसा है वो पता चला, एक गांव में क्या कहते हैं, कैसे जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे कैसे संसाधन अवेलेबल हैं, ठीक, और ये चीजें। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। उत्पादन का संगठन, जो प्रोडक्शन है वो कैसा है,
प्रोडक्शन का जो क्या कहते हैं, जो प्रोडक्शन है उसका क्या कहते हैं, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हो उसको, ठीक है। तो उत्पादन का संगठन मतलब ऑर्गेनाइज वे में है, या देखो जो भी संगठन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज वे में, एक होता है नॉन ऑर्गेनाइज, ठीक है। जो प्रोडक्शन होता है वो दो तरह के यूनिट से होता है, एक ऑर्गेनाइज वे में होता है, एक नॉन ऑर्गेनाइज वे में होता है, जिसे असंगठित कहते हैं और ऑर्गेनाइज मतलब संगठित कहते हैं, ठीक। इसके बारे में हम समझते हैं क्या चीजें हैं। उत्पादन का उद्देश्य, चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा स्क्रीन भी बड़ा नहीं हो पा रहा है मुझसे। चलिए देखते हैं उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जो, देखिए उत्पादन जो होता है, उत्पादन का एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी चीज अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या करना है तो उसके बारे में बता रहा है। देखिए उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। देखिए क्या हम कोई चीज ऐसी प्रोडक्शन कर सकते हैं जिसकी मार्केट में कोई अवेलेबिलिटी मतलब या उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई चीज मार्केट में प्रोडक्शन करके डाल रहे हैं और उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी कि ये लाइन हमको बताती है उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना होता है जो जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीजें आवश्यक हैं। हमने शुरू में बताया था कि प्रोडक्शन के लिए चार चीजें जरूरत है। पहली आवश्यकता है लैंड, लैंड मतलब भूमि, ठीक। ये देखिए पहली आवश्यकता भूमि है, तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता लेबर, लैंड, लेबर। दूसरी आवश्यकता श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे, ठीक है। लेबर जो होता है वो श्रमिक वर्ग होता है। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने के लिए श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करे। देखिए जो भी लेबर होगा, ठीक है, लेबर चाहे जो हो, छोटे स्तर का हो बड़े स्तर का, जो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, या मैं कोई भी हो, वो लेबर की श्रेणी में ही किसी कंपनी की में आएगा, ठीक। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, तो वो उसमें सब तरह के लोग लेबर के वर्क में काम करते हैं, ठीक। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी फिजिकल कैपिटल मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल। तीसरी चीज क्या होती है प्रोडक्शन के लिए? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कैपिटल। अगर पूंजी नहीं है तो किसी भी तरह से कोई चीजें हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह का आगत, क्या आप ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन के सभी स्तरों पर, हर तरह के स्तर पर किस चीज की जरूरत होती है? प्रोडक्शन की जरूरत होती है, सॉरी पूंजी की, कैपिटल, पैसे की जरूरत होती है। तो यानी कि तीन, पहले तो कोई भी प्रोडक्शन करना है या कुछ करना है तो बताना क्या चाह रहा है कि लैंड की जरूरत है। दूसरी चीज
श्रम की जरूरत है, तीसरी चीज पूंजी की जरूरत है। क्लियर? आगे देखते हैं भौतिक पूंजी, जो क्या कहते हैं फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं। देखिए इसमें ये बताना चाह रहा है कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे औजार और मशीन, मतलब एक तरह से कैपिटल मतलब जो मशीनरी है, मशीन एवं भवन। औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इन्हें अस्थायी पूंजी कहते हैं। एक तरह से क्या होता है, पूंजी जो होती है वो कई तरह, एक होता है अस्थायी पूंजी। अस्थायी पूंजी का मतलब होता है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो होता है जैसे मशीनरी है, अगर एक बार मशीन हमने खरीद लिया, जनरेटर खरीद लिया, तो वो क्या होगा, एक तरह से कई वर्षों तक काम किया जा सकता है उससे। ठीक, तो वो एक तरह से जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, एक बार हमने लगाया या परचेज किया तो काफी दिनों तक काम आएंगी, तो वो क्या कहलाएंगी, वो कैपिटल एक तरह से अस्थायी पूंजी, फिक्स कैपिटल कहलाता है। ठीक, कच्चा माल या नकद मुद्रा, कच्चा माल रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। ये क्या होता है, वेरिएबल। कार्यशील का मतलब होता है एक तरह से वेरिएबल कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल एंड वेरिएबल फैक्टर कैपिटल। वेरिएबल का मतलब होता है जैसे जैसे हमको रॉ मटेरियल या किसी चीजों की जरूरत होगी वो हमको बार बार क्या होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल हमको कम लाना है तो कम पैसा देना होगा, ज्यादा लाना है तो ज्यादा देना होगा। ठीक, तो इसीलिए कार्यशील, कार्यशील का मतलब होगा जितना वर्किंग फोर्स जरूरत पड़ेगा उतनी की उसमें हमको पूंजी लगानी पड़ेगी। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। देखिए मशीनरी है, भवन है, अदर चीजें हमारी जो है वो कभी खत्म नहीं होंगी। वो जैसे है मशीन तो मशीन रहेगा, मगर ये चीजें क्या है, जैसे कच्चा माल है, औजारें हैं, छोटी छोटी वो चीजें हमारी क्या होंगी, काम के दौरान लाया गया, काम के बाद वो खत्म हो जाएंगी। तो एक तरह से दो तरह के हमने यहाँ पर क्या समझा, एक फिक्स कैपिटल और एक वेरिएबल कैपिटल। ठीक, पूंजी जैसे कहते हैं अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी का मतलब कार्य के दौरान जिसकी जरूरत पड़ी उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं है। अस्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी वो पूंजी जैसे जो हम एक बार परचेज कर लिए तब भी वो बाद में भी हमारे पास रहेगा, जैसे मशीनरी है, लैंड है, ठीक है, मकान है, ये सब चीजें हमारी क्या होंगी, वो स्थिर होंगी। ठीक, एक चौथी आवश्यकता होती है आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान एवं उद्यम की आवश्यकता है। उद्यम मतलब एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि आप कोई भी सामान या कोई चीज डालेंगे तो किसी नाम से तो बनाएंगे, या उसको चलाने के लिए कोई एक क्या कहते हैं, एक आइडेंटिटी की जरूरत होगी ना, तो उसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यम कहते हैं। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। जैसे हम कोई चीज संस्था डाल रहे हैं या कोई चीज प्रोडक्शन डाल रहे हैं या कोई सामान मार्केट में डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको एक एंटरप्रेन्योर के नाम से उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो यानी कि प्रोडक्शन के लिए हमको चार चीजें जरूरी होती हैं। उत्पादन के चार संसाधन हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा क्या कहते हैं, उद्यम। इन चार के बिना कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, मानव पूंजी, चित्र में उत्पादन प्रयोग भूमि, श्रम एवं अस्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। इसमें देखिए एक चित्र दिया कहा गया है, चलिए थोड़ा छूट गया था, देख लेते हैं। मानव पूंजी कहा जाता है पूंजी का विषय और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है, इसमें बता रहा है कि आगे के अध्याय में, आगे के चैप्टर में हम इसको थोड़ा और डीपली जानेंगे। अब ये जो चित्र दिया है, कारखाने में भारी मशीनरी में कार्य करते श्रमिक, इसमें जैसे मशीन है वो हमारा फिक्स फैक्टर है, लेबर है वो वेरिएबल फैक्टर है, ये सब चीजें हमको बताने पहचानने को कह रहा है। ठीक, छोड़िए, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारण कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के श्रम
उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में भौतिक पूंजी को कहेंगे। चलिए ठीक है, भौतिक पूंजी मतलब स्थिर पूंजी के बारे में इस चैप्टर में जो फिक्स है, खास करके लैंड के बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। भूमि स्थिर है, ये बता रहा है जो भूमि है स्वाभाविक है, भूमि जो है वो तो स्थिर ही है, वो कहीं भाग तो नहीं रही है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, ठीक है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। जो भी 75% लोग हैं वो किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। किसान अथवा कृषक श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। जैसे देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी कठिनाई ये है जो समझ यहाँ बिल्डअप करना है हमें आपको, कि भूमि स्थिर है मगर परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा हुआ है, धीरे धीरे बड़ा होता है। क्या उतने ही एरिया में, जैसे मान लो 4 बीघे है या 4 हेक्टेयर है, जो भी एकड़ जमीन है, क्या उतने लोगों के लिए हमेशा के लिए उतना ही जरूरत फुलफिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही चीजें हैं, क्योंकि ये फिक्स है, खेती का जो एरिया है वो फिक्स है, मगर परिवार का जो आकार है वो हमेशा क्या रहेगा? बढ़ता चला जाएगा। ऐसा तो नहीं कि एक ही बच्चा किसी के पैदा होगा कि एक ही से वो एक रहेगा तो एक ही को उतना 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 हमेशा, ऐसा नहीं है। तो परिवार का स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा और खेती का आकार छोटा होता चला जाएगा, ठीक। ठीक, देखते हैं। वर्ष 1960 का बोल्ड कैसे हो? थोड़ा सा 1 मिनट हम थोड़ा इसका स्क्रीन चलिए। वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। हेलो सर, बोलिए। थोड़ा आ जाइए सर। क्या हो सर वो उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना था, वही थोड़ा कर नहीं पा रहे थे। तो ये मैं बाहर यहाँ पे है ना, वो साइड में पंजे जैसा निशान दिख रहा है नीचे, अपना पेन जहाँ पे सिलेक्ट करते हो ना, पंजे जैसा निशान दिखता है, उस पे रखिए। हाँ हाँ, तो जमीन का ऑप्शन आया। अच्छा हाँ आ गया। थैंक यू। ओके सर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। भूमि क्षेत्र तो वैसे वाकई में कभी भी विस्तार नहीं होगा, भूमि तो बढ़ेगी नहीं, जितने में है उतने में ही रहेगी। उस समय तक गांव में कुछ बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। जैसे हाँ ये है कि कुछ बंजर भूमि है तो उसको उपजाऊ लैंड में बदल दिया जाएगा, कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने में कोई गुंजाइश नहीं थी, ठीक। भूमि मापने की मापन इकाई हेक्टेयर, जो हमारी देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा बहुत यहाँ पर बेसिक चीजें समझ लेते हैं। भूमि मापने की इकाई जो है वो हेक्टेयर है, ये थोड़ा अंडरलाइन है। यद्यप गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों से भी किया जाता है। देखिए यहाँ पर भी एक तरह से बेसिक एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है, समझने की बात है कि क्या भूमि मापने की केवल मापन इकाई हेक्टेयर है, क्वेश्चन अगर आ जाए। नहीं, भूमि मापन की हम देखिए कहीं पर मंडी चलता है, कहीं पर बीघा चलता है, ठीक है।
तो बिस्वा चलता है। तो वही चीजें हैं, यद्यप गांव में भूमि का मापन बीघा गुंडा आज जैसी क्षेत्रीय इकाइयां, मतलब क्षेत्रीय इकाई, कोई एक एग्जैक्ट मापन इकाई नहीं है, क्षेत्रीय लोगों के हिसाब से क्षेत्रीय मापन इकाई है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल वाले के बराबर होता है। मतलब 100 मीटर का स्क्वायर फीट, मतलब 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, तो वो इतनी जमीन कितनी हो गई? 1 हेक्टेयर। 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, तो ये टोटल जो होगा क्या होगा? मतलब 1000 स्क्वायर मीटर की जो जमीन होगी वो क्या होगी? आपकी 1 हेक्टेयर की होगी, जो ये बता रहा है। ठीक है, क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? 100 हाँ कर सकते हैं। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? जो भूमि है उससे कुछ अलग और पैदा करने की बात हम कर रहे हैं। तो यहां से हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, भूमि के बारे में, कि पहली चीज क्या है कि भूमि का जो मापन इकाई है हेक्टेयर के बजाय क्षेत्रीय रूप में कुछ अलग अलग भी हैं। ठीक, आगे देखते हैं, इस पॉइंट को आके देखते हैं। यहां जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके बारे में लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारों के लिए प्रयोग किया लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम ठीक, गेहूं में परिवार आलू की खेती है। सर्दी के मौसम में रबी के में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज, देखिए जो किसान है वो इसके बारे में बताना चाह रहा है कि जो भी प्रोडक्शन करता है उसमें अपने उपयोग की चीजें करने के बाद में क्या करता है, बचा हुआ जो उसका एक्स्ट्रा एडिशन प्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, उसको रायपुर का जो मार्केट है वहां पर उसको क्या करता है, वो बेच देता है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ने की जो खेती होती है वर्ष में एक बार होती है कटाई। गन्ना अपने कच्चे रूप में या तो गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। शाहपुर के मार्केट में क्या होता है, अगर गुड़ बना लेते हैं हम तो उसको वहां बेच देते हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। यहां बताने की आप प्रयास कर रहा है कि 3 तरह की फसलें किसान क्या करता है, पालमपुर में पैदा कर सकता है एक वर्ष में। वो भी कब कर सकता है, करता तब है जब वहां पर सिंचाई का संसाधन बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए तो क्या सिंचाई के संसाधन सब जगह पर ऐसे हैं, सारी अवेलेबिलिटी सही से है सब जगह पर, ठीक है, तो कंपेयर करने की बात है। चलिए यहां पर देखते हैं, हम अपने आस पड़ोस पे इन चीजों को देख सकते हैं कि क्या वो चीजें हैं, सिंचाई के संसाधन फुलफिल हैं, नहीं है। ठीक, ऐसा सब जगह पर सुविधा नहीं है। चलिए, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाता है क्योंकि वहां पर, चलिए हमने पढ़ लिया है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर आते हैं। ठीक, सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे। मतलब स्टार्टिंग में बता रहा है कि जो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में नलकूप सरकार द्वारा लगाए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाने का प्रारंभ कर दिया। शुरू में कुछ क्या है, सरकार द्वारा लगाई गई थी और बाद में क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपना ही क्या किया, अब धीरे धीरे खुद निजी अपने नलकूप लगाना शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। ठीक, मतलब ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जितने भी जुते हुए खेत थे उनकी सब की जुताई की जाने लगी, मतलब सिंचाई किए जाने लगी। ठीक, चलिए
देखते हैं। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। देखिए, सारी सिंचाई सुविधाएं सब जगह पर नहीं है, ये क्लियर है, सही है। नदियों मैदानों में अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। ठीक है, नदी एरिया जो है उससे बता, नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देशों में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके जो हमारा क्या है मैदानी एरिया है नदियों का, वहां पर सिंचाई के संसाधन बहुत अच्छे हैं। मगर वही अगर हम दक्षिणी पठार पे चले जाएं, पठारी एरिया में चले जाएं, तो सिंचाई के संसाधन वहां पर ठीक से नहीं है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र का 40% से भी कम क्षेत्र सिंचाई होता है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए 40% से भी कम क्षेत्र ही सिंचाई की जाती है। और ऑलमोस्ट एरिया हमारा जो होता है वो किस पर कवर हम कर रहे हैं, वो हम कवर कर रहे हैं मानसून की। जब मानसून होगा, बारिश होगी तो सिंचाई की जाएगी। ठीक है, तो यानी कि शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक, तो यानी कि हमारे यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है मानसूनी वर्षा पर ही हमारी खेती डिपेंडेंट है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम फसलें जो हैं उस पर ही डिपेंडेंट है। खास करके देखा जाए तो उत्तर भारत की खरीफ की फसल पूरी की पूरी मानसून पर डिपेंड है। ठीक है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल कहते हैं। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बन रहा है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। मतलब मल्टी क्रॉप अगर हो रहा है उसको कहेंगे। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक साल में अगर क्या कहते हैं, किसी एक वर्ष में एक ही भूमि पर अगर हम क्या करते हैं, एक ही फसल ना बो के 2-3 फसलें अगर उगा लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मल्टी क्रॉप प्रणाली, मतलब बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। या भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 2-3 फसलें अगर हम पैदा कर रहे हैं एक साल में एक खेत से, तो वो क्या होता, बहुफसली फसल कहलाती है। ठीक है, हम अपने एरिया में देखते हैं, देखिए रबी खरीफ जायद कई तरह से चीज़ों को यूज करते हैं। ठीक, तो वो बहुफसली फसलें हैं। देखिए चलिए, तो देखिए गेहूं है, बाजरा है, गन्ना है, आलू, ये फसल विभिन्न फसलों के बारे में बताया गया है। ठीक, इसमें बताया हुआ है 10 लाख हेक्टेयर 10 लाख हेक्टेयर की इकाई में भारत में कृषि में दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में तो एक चित्र दिखाया गया है। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले सभी बढ़ाना आवश्यक है? क्यों? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक, ये कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र के बारे में बता रहा है। ठीक, देखिए 1950 और 2000 के बीच में बता रहा है कि 120 पिछले वर्षों में जुताई क्षेत्र जो था वो एरिया बता रहा है। ठीक, और अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है ये है। इस तरह से इसको ग्राफ के द्वारा ड्रा भी किया जा सकता है। ठीक, चलिए इसमें कुछ उतना इंफॉर्मेशन नहीं है, देखते क्या है। पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं हम, जो फसलें पैदा करते हैं वहां पर उसके बारे में बता रहा है कि पढ़ चुके हैं। ठीक,
अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी में भरिए। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अपने एरिया के बारे में एनालिसिस करें और किस तरह की फसल का नाम जो है, ये देखिए सारणी दिया हुआ है, एक अपना खुद का एनालिसिस करने के लिए फसल का नाम डालिए, ठीक है, किस माह में बोई जाती है ये बताइए, किस माह में काटी जाती है, और सिंचाई के साधन क्या है, वर्षा है, तालाब है, नलकूप है, नहर है, किससे किसे। जैसे मान लीजिए आप अपने एरिया में हैं, मान लो हमने धान को दिया, धान किस माह में बोई जाती है, जून जुलाई, काटी कब जाती है, नवंबर, ठीक। साधन क्या क्या है सिंचाई के, देखिए हो सकता है नलकूप भी इसी करते हो, वर्षा जल भी आता है और नहर भी हो, तो कई संसाधन हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। जो भी हो उसको एक तरह से ये इसमें बता रहा है भरने के लिए कि आप इसको प्रैक्टिकल के रूप में आप अपना कर सकते हैं, ठीक। मौसम में पैदा ठीक है, मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में पाया जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई एवं आवश्यकता होती है, ठीक है। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल में उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। देखिए यहाँ पर ये बता रहा 1960 तक के लिए बता रहा है कि 1966-67 में जब ग्रेजुलेशन लॉन्च हुआ तो उसके बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया। यहां पर ये बता रहा है कि 1960 तक क्या थी कि खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। पारंपरिक मतलब वो हाइब्रिड बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी, प्रोडक्शन कम था। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई, मतलब सिंचाई भी कम हो तो भी ठीक था, आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में केवल जो खाद फर्टिलाइजर की जरूरत होती थी, केवल किसकी जरूरत होती थी, उसमें गाय के गोबर की या वही डाले जाते थे। दूसरी प्राकृतिक खाद का भी प्रयोग कर, मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक खेती ही की जाती थी, कोई केमिकल और ये फर्टिलाइजर नहीं यूज होता था। यह सब किसानों के पास तत्काल में ही उपलब्ध थे, मतलब उसको कहीं से भी मार्केट में उसको परचेज नहीं। ये 1960 के दौरान की बात कर रहा है। 1966-67 में जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे क्या कहे, हरित क्रांति जब लॉन्च हुई तो हरित क्रांति का मतलब ही यही था कि क्या हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, केमिकलों का यूज करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज करेंगे, जो हाइब्रिड बीजों का यूज किया जाए। इसको यूज वही क्षेत्र में किया जा सकता है जहां पर पानी की मात्रा अधिक हो, जहां पर सिंचाई के संसाधन ठीक से अवेलेबल हो, वहीं पर किया जा सकता था। तो वही चीजें सही है कि एक तरह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के संसाधन बहुत अच्छे अवेलेबल थे, इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ वो सबसे अच्छा, जो इफेक्टिव हुआ और प्रभावित हुआ वो इसी एरिया में हुआ, ठीक। 1960 के दशक के अंत तक हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HIV ठीक के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HIV नहीं कहेंगे, HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा देखिए यहां पर बताया गया है, जब चीजें आधुनिक कृषि विधि में क्या किया गया है, अधिक उपज वाले बीज यूज किए गए हैं, फर्टिलाइजर यूज किया गया है, कीटनाशक यूज किया गया है, सिंचाई जो है वो बिजली के द्वारा, नलकूप के द्वारा, नहर के द्वारा, पंप सेट के द्वारा और ट्रैक्टर के द्वारा क्या होता है, जुताई हो रहा, पहले बैल से होता था,
ठीक है। तो ये एक तरह से एक एरिया वाइज हम देख रहे हैं क्या बताया गया है यहाँ पर, जो आधुनिक कृषि सॉरी कृषि का तरीका है और रासायनिक बीज और इन सब चीजों के बारे में एक डायग्राम के रूप में ये चीजें बताया गया है। ठीक, चलिए चलिए आगे देखते हैं। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप जमीन में उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक, देखिए जो जितना एरिया हमारा एग्रीकल्चर का था, इसमें हमको यही समझना है कि जो एरिया हमारा था वो क्या था, जितने एरिया में हम मान लो 1 बीघे में 2 कुंटल पैदा कर रहे थे, तो अब उसी उतने में हम क्या कर रहे हैं, उसका 3 गुना प्रोडक्शन मान ले 5 कुंटल से ज्यादा पैदा कर रहे हैं। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन ये का कारण क्या हुआ कि हमारी प्रोडक्शन में क्या हो गई, अधिकता आ गई। इसके परिणाम स्वरूप जमीन में उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज पैदा होने लगी। यद्यप अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक आदि के समायोजन से संभव हुआ। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई, ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई, मेन चीजें क्या हुई, अति उपज वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के समायोजन से संभव हुआ। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ और उसको सबसे सफल हुआ, तो वहां पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV वीडो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया। उसमें से कुछ ने ट्रैक्टर के और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसमें जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। ठीक है, जो काम हम आधे का मतलब पूरा दिन आधा लग जाता था, वो 2-2 घंटे में ट्रैक्टर लग गया, तो क्या हुआ, वो काम बहुत जल्दी होने लगा। इनसे गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज जो 1300 किलोग्राम थी, मतलब 1300 किलोग्राम कह सकते हो प्रति हेक्टेयर थी, वो HYV बीजों से वो 3200, मतलब देखिए 13-39 कह सकते हो, 2.5 गुना लगभग बढ़ गई, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं काफी मात्रा में थे। मतलब एक टाइम था कि हमको गेहूं को भी क्या करता था, इंपोर्ट करना पड़ता था, मगर यहाँ पर जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान के बाद से हमारे धीरे धीरे क्या हुआ कि गेहूं की प्रोडक्शन इतनी हुई कि हमको अब एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, हम अदर देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुविधि फसल मैंने बताया था, जब एक ही साल में अगर एक खेत में कई तरह की फसलें प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है, देखिए क्वेश्चन बन रहा है, आधुनिक विधि में क्या अंतर है और बहुविधि फसल प्रणाली में क्या अंतर है। मतलब एक तरह से एक साल में एक खेत में कितनी तरह का फसल बो रहे हैं वो क्या है, और एक तरह आधुनिक विधि मतलब फर्टिलाइजर और उसमें क्या अंतर है, इसके बारे में पूछ रहा है। भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ों टन इकाइयों में दिखाया गया है। इसके एक तरह से आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख के एक बार समझ लीजिए कि जो प्रोडक्शन था ये 2001 तक का आंकड़ा दिया गया है। ठीक, समझने का प्रयास कर लेना है ऐसे ही। इससे सबसे क्या होता है, थोड़ा बहुत हम एनालिसिस कर सकते हैं मेंस राइटिंग और इसमें सब में। देखिए 1965-66 में दाल का उत्पादन क्या था, 10 दिया हुआ है, गेहूं का उत्पादन 10 हो रहा था। ठीक है, ये क्विंटल के हिसाब से होगा, पर लाख क्विंटल कह सकते हो। ठीक है, हेक्टेयर में 1970-71 में 12, तो गेहूं का उत्पादन देखिए जब ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हो गया तो उसके बाद में दाल तो उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो गया
इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी आप सीड नहीं यूज हुआ है, मगर इसमें हुआ है। तो ये देखिए डबल से डबल के आसपास है। 80-81 में ये भी 11, थोड़ा बहुत बढ़ा बटोरा है। फिर ये 36, 90 और 91 के टाइम में दाल का उत्पादन थोड़ा सा बढ़ा, मगर ये 55। तो एक तरह से खाद्यान्न की फसल आप कह सकते हो, गेहूं धान, इस पर सब पे ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफी इफेक्ट डाला, मगर वही दलहन की फसल आप देख रहे हो उस तरह नहीं इफेक्ट डाल पाया है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है चीजों को समझने के लिए कि कैसे हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं, वो उसको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के आंकड़े, ऐसा नहीं है कि आंकड़ों के से कुछ होता नहीं है। आंकड़े अगर हैं, आप वहाँ पर डाल रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं उसके अंतर्गत, या अपनी समझ को बढ़ा रहे हैं, तो लिखने में वो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है चीज़ों को, क्योंकि एनसीईआरटी की चीज़ों को गवर्नमेंट ने जब चीज़ों को पब्लिश किया है तो वो गलत नहीं हो सकती हैं। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग इसको एक बार थोड़ा देखिए। हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और देखा, उसके बारे में देख रहे हैं। प्रोडक्शन और इसका प्रोडक्शन, दाल का प्रोडक्शन देख सकते हैं और गेहूं का प्रोडक्शन देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फसलों के लिए देखिए फिर क्या कह रहा है, फसलों के लिए सामान्य रूप से सफल सिद्ध हुई, विचार विमर्श करें। हाँ सही है। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है, मतलब मेन कार्यशील पूंजी क्या होगी उनकी, फर्टिलाइजर हो गया, नई नई टेक्नोलॉजी हो गई। पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसलिए पड़ती है क्योंकि उनको बीज खरीदना है, केमिकल खरीदना है। ठीक है, नई तकनीकी से जब खेती होगी तो ट्रैक्टर लगेंगे, चीजें लगेंगी, तो कहीं ना कहीं पूंजी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये इस तरह के क्वेश्चन के आंसर भी हम बड़े आराम से दे सकते हैं। खेत पर जाने से पश्चात अपने क्षेत्र में कुछ किसानों से बात कर यह मालूम कीजिए। जैसे आप क्या करिए, खेतों में जाने से पहले ये बता रहा है कि कुछ आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती कि इन विधियों से किसान किसका प्रयोग करते हैं, टिप्पणी लिखिए। एक तरह से पूछ रहा है, ये बता रहा है कि आप एक बार किसान के पास जाइए कि आप किस तरह की खेती कर रहे हैं, मिश्रित खेती कर रहे हैं या आधुनिक परंपरागत खेती कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं वो बताएं। सिंचाई के क्या स्रोत हैं वो बताएंगे। कृषि भूमि में कितने भाग में सिंचाई होती है, ठीक, होती है, कम होती है, जैसे भी जो होती है उसके बारे में। किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो भी उनका आवश्यक चीजें हैं वो इनपुट जो हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, उनके फैक्टर ऑफ साधन में चीजें कहाँ कहाँ से आती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, देखिए क्या कह रहा है। भूमि एक प्राकृतिक साधन, मतलब भूमि क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है, तो इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों के संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया गया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी में उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरकता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, इस बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें इस पर पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित बहुत अच्छी बात कही गई है। कैसे, ये बता रहा है कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत जो चीजें यूज करेंगे, ज्यादा अगर हमने क्या कहते हैं पानी का यूज किया, जल का यूज खूब ज्यादा किया, क्योंकि क्या है पानी की जो आप अभी देखिए वाटर लेवल है वो काफी नीचे जाता चला जा रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे पानी को केवल कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ केमिकल और फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं उससे हमारी जो उपजाऊ लैंड है वो भी क्या हो रही है, तो खराब होती चली जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए हमें क्या करना होगा, ये चीजें जो बनी थी ना, काफी चीजें जैसे पानी का स्तर अच्छा था, वो चीजें थी, नेचुरल पानी हम पीते थे, वो चीजें अब क्या है, वो चीजें अब नहीं मिल पा रही हैं। वो कहीं ना कहीं हम क्या हो रहा है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अपने एरिया में, खुद देखिए कि हम कहीं ना कहीं वाटर कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन नहीं हो, क्योंकि पर्यावरण की बात कर रहा है, पर्यावरण को बचाना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने संसाधनों को ठीक करना होगा। वाटर कंजर्वेशन, तालाब जो पहले देखिए, पहले के जो बूढ़ वृद्ध लोग थे, पूर्वज हमारे थे, वो गांव के किनारे किनारे तालाब रखते थे, जिससे क्या होता था, वर्षा का पानी संरक्षित होकर वो वाटर लेवल को मेंटेन रखता था, कुआं रहता था।
आज वो सब चीजें धीरे धीरे क्या हो रही हैं, खत्म हो गई हैं। कहीं से भी सब चीजें हमने क्या किया, फर्श पक्का ये सब बनाते चले जा रहे हैं। पानी जो मान लो बारिश भी हो रहा है तो वो सीधा क्या हो रहा है, वो बहकर सीधा नाली के थ्रू, नाली के थ्रू थोड़ा बड़ा नाला, नदी, नदी से बड़ी नदी, नदी से समुद्र में पहुंच जा रहा है। पानी, वाटर लेवल हम अपने आसपास में देखिए, घर के आसपास में देखिए, सब फर्श करते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या है, पानी जो भी बारिश हो रहा है वो कंज्यूम, नीचे कहीं भी कंज्यूम होके नहीं जा रहा है, या हम खुद अपने आप से वाटर कंजर्वेशन कहीं पर नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं, कहीं ना कहीं हमारे एक तरफ तो अच्छा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, लोगों की आय बढ़ी है, इनकम बढ़ रही है, मगर क्या है, हमारी भूमि जो नष्ट होती चली जा रही है, उपजाऊ लैंड जो है वो खराब होते चले जा रहे हैं, वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है। इसके लिए हमें इसे पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। ये सब करने के लिए हमको इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। ये बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको बहुत अच्छे से समझने की बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सुझाई गई क्रिया के बारे में, अखबारों पत्रिकाओं से पाठ में दी गई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में कृषि मंत्री को यह बताते हुए अपने शब्दों में एक पत्र लिखिए। मतलब इन सब चीजों के बारे में बता रहा है कि आप एक कृषि मंत्री को लेटर लिखिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए भूमि का आकार है, पालमपुर में दिया गया है। इसमें बड़े खेत, छोटे खेत, इस तरह से जैसे हम जाते हैं गाँव में देखते हैं, अगर आप देखेंगे तो छोटे बड़े हर तरह के किसान वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे जिसके पास ज्यादा खेत होगा उनके खेत के आकार बड़े बड़े होंगे, जिनके पास कम खेत होगा उनके आकार खेत के छोटे छोटे होंगे। ठीक है, तो मान लो एक घर में 2 बच्चे थे तो 1 से 2 में डिवाइड होगा, 2 से फिर उसके बच्चे होंगे, और मान लो एक के पास एक ही बच्चा है, उसके पास 10 बीघा, तो वो 10 ही 10 बीघा उसके पास रहेगा। तो ये आइडिया हम खुद अपने आप से लगा सकते हैं, इसमें कुछ। चलिए आगे इसमें देखते हैं, कुछ और चीजें बताई गई है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं, जो केमिकल हैं, जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी उन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों तथा तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही गई है, और रिपोर्ट भी गवर्नमेंट के डाउन टू अर्थ एक कोई स्रोत है नई दिल्ली के द्वारा ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं केमिकल जो है वो जल में घुल तो जाता है और पौधों को काफी ज्यादा अच्छा फायदा तो करता है, मगर वो क्या करता है, घुलने के बाद में वो रासायनिक उपस्थित जीवाणु, सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके उपयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम, धीरे धीरे क्या होता है, उनकी उपजाऊ और लैंड, ये सब चीजें क्या होंगी। आजकल हम देखिए क्या कर सकते हैं, डाल देते हैं ऐसा कि उसमें काई जम जाती है खेत में, ताकि प्रोडक्शन तो बढ़ता है, घास नहीं पैदा हो। उसमें जो केचुए कहते हैं, जो खास करके खेती के लिए एक मित्र के काम रूप में काम आते हैं, तो ये सब भी उसमें केमिकल और ये सब डरने से क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है और मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बैड इम्पैक्ट भी पड़ रहा है प्रोडक्शन और इन सब चीज़ों को देखा जाए तो। इसके बारे में क्या किया जाएगा, इसके बारे में हमको कदम उठाना चाहिए। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही, मतलब एक तरह से किसान इसीलिए देख लिए बहुत परेशान है कि उनका भी, क्योंकि वो केमिकलों का बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि क्या हमारी वैल्यू, जो फसल है उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ाई जाए। ठीक है, तो एक तरह से अगर ज़्यादा हम केमिकल और फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो खर्चा नो डाउट उसमें हमारी इनपुट मतलब लागत ज़्यादा खर्च होंगे। ठीक, चलिए और देखते हैं। तो एक तरह से ये बताने का प्रयास किया गया कि ग्रीन रेगुलेशन तो अच्छा रहा, मगर कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो एक तरह से
उसका बैक इम्पैक्ट एक दूसरा जो पहलू आ रहा है वो ये आ रहा है कि खर्चे बढ़े, इनपुट बढ़ रहा है, ज़्यादा लागत बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ नेचुरल इन्वायरमेंट को भी कितना नुकसान करता चला जा रहा है। किसानों की भूमि किस प्रकार है वितरित किया गया है, ठीक है, देखते हैं। आपने यह ज्ञान लिया कि खेती की भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती में काम करने वाले सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। खेती में काम करने वाले लोगों के पास, सबके पास भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। वह अधिकांशतः क्या है, दलित कास्ट के हैं, मतलब अनुसूचित वर्ग के हैं, उनके पास जमीनें नहीं है। बाकी परिवारों में से 240 परिवारों जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम है, क्षेत्रफल वाले छोटे। देखिए 2 तरह के, एक होते हैं सीमांत किसान, एक होते हैं मार्जिनल किसान, ठीक है। सीमांत मतलब वही मार्जिनल होते हैं, ठीक। तो सीमांत मतलब होते हैं छोटे, और एक होते हैं मझोले मतलब कम वाले, कम जैसे कहते हैं 2 हेक्टेयर से जिसके पास कम होती है वो छोटे किसान कहलाते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने के किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थे, असिंचित खेत था, ठीक है। गोविंद के पास 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यदि वह बहुत आराम नहीं कर रहे हैं थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहे थे। गोविंद की मृत्यु के पश्चात यह भूमि उनके तीनों पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा रहा, परंतु अब यह बेहतर सिंचाई व्यवस्था, खेती की आधुनिक विधियों द्वारा बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य ढूंढना पड़ता, ठीक है। उतने से उनका गुजारा बसारा नहीं हो रहा। ये कहानी की तरह है कि एक तरह से अगर छोटा परिवार होगा तो उसके पास जो जमीनें हैं वो कहीं ना कहीं कम हिस्सों में बटेगा, ठीक। 1.5 में वही बताया गया है। आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन रिपोर्टों में छोटे किसान की खेती, दूसरी ओर ज़्यादा काफ़ी बड़े आकार के प्लांट हैं। पालमपुर में मझौले और बड़े किसानों को 60 परिवार हैं, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि। ये सब देखिए, एक इसको खुद से कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक। ये एक तरह से परिवार के आकार की बात कर रहा है कि बड़े, अगर छोटे फैमिली रहती है तो वो जो खेत का एरिया है वो क्या होगा, धीरे धीरे उतने में ही रहेगा, तो जो प्रोडक्शन है उसमें सर्वाइवल के लिए बेटर होगा। अगर परिवार बढ़ता जाएगा तो खेत का आकार छोटा होता चला जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, कुछ टाइम वो कृषि वर्क करेंगे और अदर टाइम कुछ अदर वर्क के लिए उनको क्या करना होगा, प्रयास करना होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए बताया गया है, दिखा रहे हैं, खेतों में कार्य कर रहे, गेहूं की कटाई, बीज बोना, कीटनाशक छिड़काव, आधुनिक परंपरागत फसलों की जुताई कर रहे हैं किस तरह से, ठीक। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक तरह से ये दिख रहा है और बताने का प्रयास किया जा रहा है इस चैप्टर में कि लोग चित्र को आप ठीक से देख पा रहे होंगे, आप बुक पे इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो, ठीक है। किसानों में इतने अधिक परिवार भूमि में इतने छोटे छोटे प्लांटों में क्यों खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा परिवार, एक तरह से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहा है कि कैसे लोग, छिपी हुई बेरोजगारी दिख रही है, ज्यादा लोग हैं, खेत कम है, उसी में एंगेज हैं, तो ये सब चीज आगे, इस सब चीजों का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आएगा, देखते हैं। किसान और उनके द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि का विवरण दिया गया है। देखिए ये कृषि क्षेत्र है और ये कृषकों की संख्या है, ठीक। ये जो एरिया डॉट, ये हल्का जो ग्रे कलर का है, ये छोटे किसान के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो येलो डॉट कर का है ये मझोले किसान का बात कर रहा है। छोटे किसान वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले मझोले किसान कहलाते हैं, ठीक। जो टोटल कृषि क्षेत्र है उसका 36% वो क्या है, वो छोटे कृषक हैं, और मझौले कृषक जो हैं वो क्या हैं, 2 हेक्टेयर से अधिक, ये वाला एरिया कवर कर रहा है। और जो ये एरिया कवर कर रहा है, कृषकों की संख्या जो है, जो ज्यादा है वो क्या है, देखिए 80% लोग जो हैं, 80% लोग यहाँ पर जो हैं वो क्या है, छोटे एरिया में काम कर रहे हैं। मतलब जिनके पास कम खेत है वो 80% एरिया में काम कर रहे हैं, और जिनके पास ज्यादा खेत है वो केवल 20% लोग हैं,
ठीक। तो एक तरह से ये आपको बता रहा है कि कैसे मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं वो कम एरिया वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो जिनके पास क्या कहते हैं ज्यादा खेत हैं वो कम लोग हैं, ठीक। तो एक तरह से जो जमींदारी और इस तरह की व्यवस्थाएं चली थी उससे क्या हो गया था कि जिसके पास है उसके पास ज्यादा है और जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। तो ये इस तरह से चीजें कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट ठीक से नहीं हुई हैं, उसके बारे में ये आंकड़ा समझाने के लिए बहुत अच्छा बता रहा है। देखिए यहाँ पर, क्या आप इस बात से सहमत है कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान है? क्या आप भारत में ऐसी स्थिति का व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस गांव के अकॉर्डिंग, इस चित्र के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने देखा कि सही कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो असमान रूप से खेती का वितरण हुआ है। ठीक, चलिए, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? जो लेबर है उसकी व्यवस्था कौन? भूमि के पश्चात जो हमने अभी तक लैंड के बारे में बात किया, ठीक है, उत्पादन के साधन में हमने लैंड के बारे में बात किया। अब हम लेबर के बारे में बात कर रहे हैं कि भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, इस तरह से वह खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझौले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लाते हैं। एक मिनट, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, हमने लेबर जो पहला प्रोडक्शन का था लैंड, उसके बारे में हमने यहाँ तक स्टडी कर ली है। आगे हम इसके अब जो लेबर के बारे में है नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, क्लासेस हमारी बहुत लंबी हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमारा कम से कम 1 घंटे मतलब 45 मिनट का और इसमें है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं। ठीक है।